मातरम, जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ से प्रमोद त्यागी। नमस्कार दोस्तों, आज हम उन हस्तियों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। हमारे पहले महानायक लीडर सुभाष चंद्र बोस, जिनके कारण मिलिट्री की स्थापना हुई और आज हम सुरक्षित हैं। हमारी फोर्स इतनी निडर है कि दुश्मन के दांत खट्टे करके अपने देश की रक्षा निडरता के साथ करती है। दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद, जो 10 साल की उम्र में एक महिला पर अत्याचार देखते हुए, अंग्रेज जब उस पर अत्याचार कर रहे थे, अत्याचार देखते हुए उन्होंने 10 अंग्रेजों को बुरी तरह से मारा और उसी दिन से देश के खातिर अपने आप को समर्पित कर दिया। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे भगत सिंह, जो 5 साल की आयु में अपने पिता के साथ खेत में जाते हैं और पिता जब खेत में बीज बोते हुए हैं तो वो क्या अपने पिता से क्या सवाल करते हैं, बोलते हैं कि पिताजी आप क्या बो रहे हो? तो उनके पिता बोलते हैं कि हम खेत में बीज बो रहे हैं, इससे क्या होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे बहुत सारे धान पैदा होगा। तो उन्होंने बोला अगर हम बंदूक बोए तो बहुत सारी बंदूक पैदा होगी, जिससे हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें और बहुत सारी बंदूक हमारे पास भी होगी। इस तरह की सोच रखने वाले देशभक्त हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी जीवन लीला को देश के नाम पर कुर्बान कर गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ गद्दारों की वजह से उन लोगों का नाम भ्रमित सा कर दिया गया और हमारे भगत सिंह वीर पुत्र भगत सिंह को आतंकवादी जैसा चोला पहनाया गया। ये हुआ क्यों? ऐसा क्यों? 8 साल की उम्र में भगत सिंह को पता चला कि जलियांवाले बाग पे जनरल डायर ने बहुत अत्याचार किया। 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद वो जलियांवाले बाग में गए और वहाँ पे उन्होंने इतनी बुरी तरह से धरती को लाल देखा और वहाँ की मिट्टी अपनी एक बोतल में मिट्टी और खून भर के लेके आए और एकदम गुम हो गए। उनकी बहन ने उनसे पूछा कि आखिर आप इतने गुमसुम क्यों हो, क्या हुआ? तो उनका एक ही जवाब था कि मुझे जनरल डायर से बदला लेना है। उसने मेरे देशवासियों को मारा है, मेरे देशवासी शहीद हुए हैं। अब मैं अंग्रेजों को मारकर अपने देश को आज़ाद करूंगा। जिस बच्चे के मन में इस तरह की भावना आ गई 8 साल की उम्र में, तो उसने देश के लिए 23 साल की उम्र में अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा सहयोग दिया। लेकिन कुछ कथित लोग जो अपने आप को महान बता गए, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, एक छोटे मोटे आंदोलन करने के बाद, जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन की वजह से केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिया। उसी तरह का महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना के छोड़ दिया। खैर, महात्मा गांधी ने तो बहुत सारे प्रधानमंत्री बना के छोड़ दिए, जैसा कि जिन्ना हुआ, देश का बंटवारा करवा दिया और इस तरह के। लेकिन आज भी वो हमारे देश के बापू हैं, राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं, दुनिया उनको राष्ट्रपिता कहती है।
पूरा देश उनसे जुड़ा। बहुत सारे जो हमारे महान देश के महान नग थे वो भी महात्मा गांधी से जुड़े। लेकिन जब पहली बार ट्रेन लूटी गई तो महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया। भगत सिंह ने उनसे सवाल किया कि वो हमारा माल लूट के ले जा रहे हैं और हमने उनका माल लूटा तो क्या गुनाह किया। तो महात्मा गांधी के जवाब यही थे कि मैं आतंकवादियों से बात नहीं करता। क्या भगत सिंह उस टाइम पे आतंकवादी थे? क्या भगत सिंह ने ऐसा कौन सा काम किया था जो उनको महात्मा गांधी ने आतंकवादी करार दे दिया? ऐसी कौन सी क्षतिपूर्ण बात उन्होंने की थी? उन्होंने अंग्रेजों का माल लूटा था और उनके अस्त्र शस्त्र लूटे थे ताकि अपने देश को आजाद कराने में वो सहयोगी बन सके। लेकिन एक आंदोलन करने के बाद और अंग्रेजों से पड़ताड़ना लेने के बाद गांधी बदल चुके थे। वो देश भावना कम करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी ज्यादा करते थे। यही कड़वा सच है और इसी कारण हमारे वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे करोड़ों हमारे जो देश को आजाद कराने वाले योद्धा थे, वो खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान देकर देश को आजाद कराकर चले गए। महात्मा गांधी ने बहुत सारे काम मैं मानता हूँ अच्छे किए होंगे, लेकिन बहुत सारे काम महात्मा गांधी ने बहुत ही बुरे किए हैं जो जघन्य अपराध की तरह माने जाने चाहिए। जैसा कि भगत सिंह की जमानत हो सकती थी, भगत सिंह की फांसी रुकवाई जा सकती थी अगर महात्मा गांधी चाहते हो, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं चाहा क्योंकि उनको तो नेहरू जी का मोह ज्यादा अच्छा लग रहा था। उन्होंने तो सोचा कि अगर हम आज भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर बच गया तो कल देश के राजनेता ये होंगे, मेरा और नेहरू का और जिन्ना का क्या होगा। चंद्रशेखर को ये कह के महात्मा गांधी ने टाल दिया कि मैं आतंकवादियों की कोई हेल्प नहीं करता। फिर चंद्रशेखर आजाद नेहरू के पास गए, नेहरू से बात की। नेहरू ने धूरी चाल चल के उनको बोला कि मैं कुछ करता हूँ। चंद्रशेखर जी बोले कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, अगर आप मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता कर दो तो मैं कलकत्ता जाकर इनकी जमानत का कुछ इंतजाम करता हूँ। नेहरू ने बोला, आजाद तुम अल्फ्रेड पार्क पहुंचो, मैं पैसे लेकर वहीं आता हूँ। चंद्रशेखर आजाद वहां से चले गए और उसके बाद नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को फोन लगाया और उन्हें कहा कि तुम्हारा दुश्मन अभी अल्फ्रेड पार्क में गया है, निहत्था है, अगर तुम उसको मार सकते हो तो मार दो। मैंने ही उसको वहां भेजा है। ये गद्दारी है या वफादारी? देश के प्रति गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत जिसको हम चाचा नेहरू करके बोलते हैं, वही चाचा नेहरू हमारे लिए कंस की तरह एक अत्याचारी था, जिसने हमारे वीर सपूतों को
मरवाने में सहयोग दिया। शत्रुओं के साथ मिलकर अपनी गद्दी के लिए, शत्रुओं के साथ मिलकर उसने इतना जघन्य अपराध किया कि चंद्रशेखर की खबर देकर उनको मरवाने में अपना सहयोग दिया। चंद्रशेखर के मरने के बाद जब जनता का आक्रोश भड़का तो फिर इन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी फांसी लगा दी। और उसके बाद गांधी ने और नेहरू ने, जिन्ना ने, इन सब ने अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई कि अब सुभाष बचा है और वो आया तो देश में कुछ आक्रमण तक बात हो सकती है, क्योंकि उसके पास फोर्स है और बहुत सारी जनता की ताकत है। अभी क्या करना होगा? ब्रिटिशों ने महात्मा गांधी को कहा कि आप एक एग्रीमेंट पे साइन कर दो, हम तुम्हारे देश को तुम्हारे नाम पर आजाद कर देते। महात्मा गांधी उस शर्त पे तैयार हो गए। हालांकि देश तो आजाद होना ही था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी सेना तैयार की थी, उस सेना से अंग्रेज पूरी तरह से हार चुके थे, थक चुके थे, डर चुके थे। लेकिन अंग्रेजों ने और गांधी के स्वार्थ ने सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एक एग्रीमेंट लिखवा लिया, जिस एग्रीमेंट में लिखा गया कि सुभाष चंद्र बोस जहां भी मिले, जैसा भी मिले, जिंदा या मुर्दा, वो ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया जाए। इस तरह की घिनौनी हरकत करने के बाद इन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाने वाले तो और ही सपूत थे, जो अपनी कुर्बानी दे गए, जो हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए, जिन्होंने अपने बलिदानों की नदियां बहा दी। उन वीरों को भूलकर हम इनको राष्ट्रपिता और चाचा बोलते हैं। क्यों ना हम भगत सिंह और चंद्रशेखर को राष्ट्रपुत्र बोले। शायद अब हमें अपने उन गौरवशाली भाइयों को, बुजुर्गों को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने के बलिदान से हम आज स्वतंत्र बैठे हैं। फिर भी ऐसा वो एग्रीमेंट लिखने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 90 साल की लीज पर हमारे देश को आजाद किया। आज भी हमारा देश स्वतंत्र नहीं है। हमारे देश की आय का 10% हिस्सा आज भी ब्रिटिश सरकार को जाता है। उसके बाद इन्होंने सारे ग्रुप ने एक मीटिंग तैयार की, जिसमें जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया गया और नेहरू को भारत दे दिया गया। भारत को एक हिसाब से देखा जाए तो 3 विभाजन में बांटा गया। आज उस काली रात को, काले दिन को याद करके रोंगटे खड़े होते हैं। जब देश का विभाजन हुआ, करोड़ों महिलाओं की अस्मिता लूटी गई, लाखों बच्चे मार दिए गए और कितने पुरुष इस तरह से मार दिए गए ताकि उनकी कोई पहचान ही ना हो। उनको फावड़ों से खींच कर उनके पेट्रोल डालकर उनकी लाशों को जलाया गया। उसके बावजूद भी
ये राक्षसी रूपी लोग सत्ता के मालिक बन के बैठे और 70 साल तक हम भ्रम में रहे कि ये लोग बहुत महान हैं। अगर नाथूराम गोडसे उस वक्त पे महात्मा गांधी को गोली नहीं मारते तो शायद हम फिर से गुलाम हो चुके होते। आज 70 सालों के बाद हमें लगता है कि हम थोड़े आजाद हैं। ये हिंदुओं का देश है और हिंदुस्तान है। जो भी यहाँ पे मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है, वो भी जानते हैं उनके पूर्वज बहुत मजबूरी में अपना जाति परिवर्तन किया, क्योंकि हम मानते हैं कि जब बच्चों पे आपदा आती है तो बच्चों को बचाने के लिए आदमी कुछ भी समर्पण देने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक परिस्थिति थी, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। इस चीज को हमें सबको जानना होगा, समझना होगा और हम सबको एक होना होगा। और जो 70 साल का इतिहास हमें अंधेरे में रखते हुए हमने पढ़ा है, उस इतिहास को भी हमें बदलना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में भी इन लोगों ने बहुत सारे करेक्शन किए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरी तरह से बना के चलाया गया होता तो आज हमारे देश की स्थिति बहुत मजबूत होती। लेकिन ये अपने स्वार्थ में इतने अंधे थे कि इन्होंने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को भी धज्जियों में उखेड़ दिया और अपने हिसाब से उसको ढाल कर चलाया। दोस्तों, मैं आगे की बात आपको कल बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।